हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की देखेंगे। अपनी क्लास 6 के हम देखेंगे चैप्टर 4 और 5। तो इससे पहले हम अपना एक फैक्ट देख लेते हैं कि 20 फैब को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिवस। तो एनसीईआरटी जो है ना फ्रेंड्स, वो इम्पॉर्टेंट होती है। वो हमारे सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इससे आपके एकदम बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी अगर आपको ख़रीदना नहीं है तो आपको ऑनलाइन किसी भी बहुत सारी साइट्स पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में या लैपटॉप में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप इसके नोट्स बना लीजिए, जैसे या फिर मैंने आप इसमें नोट्स बनाए हुए हैं, आप इनको देख के नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए करें, इसके क्वेश्चन जो पीछे दिए रहते हैं वो कर लीजिए। कुछ नहीं आता है आप पूछ लीजिए। तो उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे आप देखेंगे कि कितना आपको इसका फ़ायदा हुआ है। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको समझा देती हूँ, वो काम मैं आपके लिए ईज़ी कर रही हूँ। तो ठीक है, हम अपना पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो देखिए, पहले चैप्टर 4 पढ़ते हैं, मानचित्र मैप। देखिए, जो चैप्टर 4 है ना, इसमें कुछ खास था नहीं, मतलब इतना कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। आपको पता ही होता है मैप क्या होता है, फिर भी जो मुझे लगा थोड़ा मैं आपको बता दूँ, वो मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो पहला है कि पृथ्वी की जहाँ जिस मैप में देखिए जो प्राकृतिक आकृतियाँ, मतलब नेचुरल चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे उसमें दिखाया होगा कि पहाड़ कहाँ है, मैदान कहाँ है, नदी कहाँ है, तालाब कहाँ है। तो आपको प्राकृतिक चीज़ें दिख रही हैं लैंड की, तो वो आपका भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप हो गया। ठीक है, फिजिकल मैप कहते हैं उसको। और जिस मैप में आपको राज्य दिखाए होंगे, देश दिखाए होंगे, शहर नगर, उनकी सीमाएं दी हुई होंगी, तो उस मैप को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है वही हमारा डिफाइन करती है कि कंट्री की सीमाएं क्या होंगी। तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिए पॉलिटिकल मैप। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र होते हैं। और जिसमें प्राकृतिक चीजें दिखाई होंगी वो भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप होते हैं। देखिए, कुछ मैप होते हैं ना जिसमें कुछ स्पेसिफिक यानी विशेष जानकारी ही दी हुई होती है। जैसे उसमें दिया होगा कि फॉरेस्ट कहाँ है, या सड़क कहाँ पर है, मतलब या फिर सिर्फ सड़क सड़क का दिया होगा कि कहाँ है, या फिर सिर्फ आपको फॉरेस्ट वन दिखाए होंगे, या आपको कोई इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, ऐसा दिखाया होगा कुछ। तो वो हमारे थीमेटिक मैप हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही चीज़ की जानकारी दी हुई है। और मानचित्र के ना 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। अगर आपको दिया हुआ है कि जैसे कई किलोमीटर्स को कुछ सेंटीमीटर्स में छोटा करके दिखाया हुआ है, तो दूरी दी हुई होती है। आपको दिशा नॉर्थ में, साउथ में, इस तरीके की आपको दिशा दिखाई होती है कि कहाँ पर है। प्रतीक होते हैं, जैसे कि अगर पूरी लाइन खिंची हुई है तो वो देश का बॉर्डर हो गया, अगर कटी कटी लाइन है तो वो स्टेट के बॉर्डर्स होगा। इस तरीके के कुछ प्रतीक होते हैं। तो ये जो घटक होते हैं वो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, जिनसे हम अपने मैप को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेन डोमेन्स। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके जो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल, लिथोस्फेयर कहते हैं। मतलब जिस जमीन पर आप चलते हैं, नीचे आपको जमीन दिखती होगी ठोस, उसको भूमंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर। इंग्लिश इसमें दी नहीं हुई होती है हिंदी वाले पार्ट में, पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ क्योंकि आपको दोनों पता होना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और कोई इंग्लिश वाला भी होगा तो पढ़ रहा होगा तो वो भी समझ जाएगा। उसके लिए वो भी समझ सकता है इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, तो अब जब आप चल रहे हैं तो नीचे आपका हो गया भूमंडल। जब आप ऊपर देखते हैं ना, तो आपको हवा फील होती है। तो चारों तरफ क्या होता है ना, हमारी पृथ्वी पे गैसों की परत होती है। उसे हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। देखते हैं आप, नदी होते हैं, तालाब होते हैं, सागर, ओशंस होते हैं, तो उनको हम कहते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर। ये तीनों मंडल होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं जीव मंडल क्या होता है, बायोस्फीयर। देखिए, जहाँ ये तीनों मिलते हैं ना, स्थल, जल, हवा, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, वहाँ कई सारे जीव पाए जाते हैं, वहाँ लाइफ पाई जाती है, कई सारे पौधे, पेड़, जानवर और हम लोग भी पाए जाते हैं। उसको हम जीव मंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। हमारे लिए सब जरूरी है, जल भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, और हमें लैंड भी चाहिए है। तो वहाँ पे पाया जाता है जीव मंडल, बायोस्फीयर। तो अब आप मैप देखेंगे ना, तो आपको मैप में बहुत जो बड़े स्थल वाले पार्ट दिखेंगे ना, जहाँ बहुत सारी भूमि होगी बहुत लंबी दूर की, उसको हम कहते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। जो बड़े स्थलीय भाग होते हैं उनको कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप कहते हैं। और जो बड़े जलाशय होते हैं, जहाँ आपको बहुत सारा पानी दिखता है,
उनको हम कहते हैं महासागरीय बेसिन, ओशन बेसिन कहते हैं। अब आपको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर मतलब सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर्स। तो और आप को ये पता है कि सबसे गहराई पे सबसे निचला स्थान कहाँ है अर्थ का, जहाँ आप सबसे गहराई तक जा सकते हैं? तो वो प्रशांत महासागर है, जो हमारा पैसिफिक ओशन, उसमें है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, जो 11,022 मीटर गहरा है। अगर आप मैंने इस पे कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत अजीब तरीके की मछलियां वगैरह दिखेंगी, डेंजर सी। इसके बाद हम देखते हैं आगे का नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अब मैंने आपके लिए एक पूरा वर्ल्ड का मैप बनाया है, नॉट टू एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ बनाया है। देखिए, ये हमारे कौन, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये काफ़ी बड़े लैंड के पार्ट हैं ये। तो ये हमारे हैं इस कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। और ये जो यहाँ पे वाटर वाला पार्ट है, ये हो गए हमारे महासागर, ओशंस। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ नीचे हमारा साउथ अमेरिका, ये पूरा अमेरिका है। अमेरिका में ये जो पर्वतमाला है, ये है रॉकी, ठीक है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज। यहाँ पर है हमारा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन इसके बगल में। और हाँ, यहाँ पर है ये जो प्रशांत महासागर है, ये देखिए, ये ना गोलाकार आकार में है, गोल में वृत्ताकार है ये, आप एक तरीके से देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा अटलांटिक ओशन, ये हमारे एस आकार का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है हमारा यूरोप, यूरोप के पास है एल्प्स पर्वत। और आप ये देखेंगे, यूराल पर्वत यहाँ पर है, एशिया और यूरोप के बीच में। ये एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है, यूराल पर्वत। तो जब इसके बीच के पार्ट को कहते हैं यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया को मिला के बीच का भाग यूराल। यहाँ पर है हमारा एटलस माउंटेन्स आते हैं अफ्रीका में। यहाँ पे हमारा सहारा मरुस्थल है, मैंने आपको बताया सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। यहाँ पे हमारा ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। और ये जो नदी है, नील नदी अफ्रीका की, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर हमारी अमेजन नदी थी साउथ अमेरिका में। तो ये हमारी सबसे इसका जो प्रवाह की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और लंबाई की उससे नील नदी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की। आपको यहाँ इंडिया के इधर यहाँ पे आ गया हिमालय पर्वत। और ये एशिया, यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर हमारा त्रिभुजाकार है। नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, जो बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में है। इधर पे हमारी बेरिंग स्ट्रेट है, ये इस साइड पे आपको इस साइड पे दिखेगी, जो हमारे मतलब नॉर्थ अमेरिका को रशिया से अलग करती है। फ्रेंड्स, जो एक बीच से रेखा जाती है ना, ये एकदम सही सही नहीं बन रहा है, तो ये 0 डिग्री है। इसको हम इक्वेटर विषुवत व्रत कहते हैं। यहाँ के आसपास सबसे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, इसलिए ये सहारा मरुस्थल सबसे ज़्यादा गर्म है। इसके बाद ऊपर की तरफ है 23.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे से गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम एक चीज़ और डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से क्रॉस करके। ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। देखिए, हम कहते हैं ना साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया, तो ये नीचे साउथ की तरफ आ रहे हैं। ये ऊपर के पार्ट हो गए हमारे नॉर्थ के पार्ट, यहाँ पर नॉर्थ सी है। तो इस तरीके के नॉर्थ के, और ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये हमारे वेस्ट पश्चिम के भाग हो गए। आप कई बार पढ़ते होंगे ना, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न कल्चर अब सब अपना रहे हैं। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको इसलिए हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं अमेरिका। और यहाँ पे हमारा ईस्टर्न पार्ट है, जो जापान हो गया और हमारा चाइना हो गया, ये ईस्टर्न कंट्री है, ईस्ट पार्ट में आएंगी। तो इस तरीके से हम अपनी अर्थ को डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए। और ओके, और हाँ, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से पनामा जल स्थल संधि जोड़ती है। मतलब एक छोटी सी लाइन दोनों को जोड़ रही है, दो बड़े स्थल भाग को, पनामा स्ट्रेट। देखिए, स्थल की ऊंचाई को ना समुद्र तल से मापा जाता है। कई बार आप देखते होंगे पत्थर से आपको मिलते होंगे कि स्थल से इतनी ऊंचाई है, तो जब आप अपनी ऊंचाई, आप पर्वत पे जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। वो हम समुद्र का जो तल होता है उससे नापते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स प्रमुख हैं। तो वो कौन से, अब हम देखेंगे। तो एशिया,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आप सोचेंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है तो वो हमारा एशिया है। वो कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। टोटल जो हमारा क्षेत्रफल है वर्ल्ड का उसका 1/3 है। ये पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, मैंने आपको बताया ज़्यादातर। और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, यहाँ से विषुवत व्रत नहीं गुजरता है, कर्क रेखा एशिया से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो उसको यूरोप से अलग करता है। ये मैं आपको चीज़ें मैप में दिखा चुकी हूँ। यूरेशिया यूरोप और एशिया को मिलकर बना हुआ है। और जो यूरोप है ना हमारा, वो एशिया के पश्चिम में है, ये एशिया से छोटा है। आर्कटिक वृत्त इससे गुजरता है, यूरोप से। अफ्रीका जो है ना वो एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए बीच का जो पार्ट है ना कॉन्गो बेसिन, उस पर आप देखें खूब घने जंगल है, वहां से हमारी क्योंकि इक्वेटर गुजरती है तभी वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी होती है अफ्रीका के मिड पार्ट में। और यहाँ विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, मैंने आपको मैप में दिखा दिया था। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो भी अफ्रीका में है, नील नदी, नाइल रिवर। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो वर्ल्ड का 3rd बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल पनामा स्थल संधि से जुड़ा है। स्थल संधि को हम इंग्लिश में कहते हैं इस्थेमस। जब दो बड़े स्थल भाग, भूमि के भाग छोटे से संकरे सी भाग से जुड़ जाते हैं तो उसको हम स्थल संधि कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पनामा स्थल संधि से जुड़ते हैं। जो जल संधि होती है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट। वो क्या होता है, दो बड़े जल वाले भागों को छोटे भाग से आपस में जोड़ रहे होते हैं तो हम उनको स्ट्रेट कहते हैं। ये जो महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है। मैंने आपको बताया था ये नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ते हैं। और जो दक्षिण अमेरिका है ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ की तरफ है। और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत सॉरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है वो यहाँ पर है, मैंने आपको मैप में समझाई थी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहाँ है। नील नदी सबसे लंबी थी और सबसे बड़ी प्रवाह की दृष्टि से अमेजन रिवर है। अब हम अपना नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये द्वीपीय महाद्वीप मतलब आइलैंड कॉन्टिनेंट है। मतलब ये आपको कॉन्टिनेंट तो है पर देखने में अलग से आपको आइलैंड जैसा लगेगा। पूरी तरह ये दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया। और जो हमारा एंटार्क्टिका है, मैंने बताया था साउथ की तरफ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। जो हमारा साउथ पोल है ना वो एंटार्क्टिका के बीच में है। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि जो सनलाइट होती है वो यहाँ पहुंच नहीं पाती, जिससे डायरेक्ट नहीं पहुंचती, जिससे यहाँ हमेशा बर्फ रहती है, ठंडा रहता है। और यहाँ पर आपको पता है कि कोई इंसान भी नहीं रहता, मतलब स्थायी रूप से नहीं रहता। यहाँ पर सिर्फ रिसर्च सेंटर, शोध केंद्र है। और भारत के कौन से शोध केंद्र यहाँ पर है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब हम देखते हैं जलमंडल क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि इसमें 71% तो जल ही है और 29% स्थल है। जब इतना पानी है तो वो दूर से हमें नीला दिखेगी, अर्थ नीले कलर की, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब जितना हमारा पूरा जल है ना पृथ्वी पे, उस पर 97% तो ओशन है। ठीक है, उसमें जो कि खारा है। तो बाकी जो 3% है वो आपको बर्फ में मिलेगा, भूमिगत जल, नदी, तालाब, ये सब मिलेंगे मीठे पानी के जो हैं। इसलिए हमें पानी की कमी इसीलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर पानी तो खारा है। आकार के अनुसार जो महासागर है ओशन को, हम उनको बांटते हैं। तो कैसे, पहले आता है पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक आता है जो प्रशांत महासागर से छोटा है, उसके बाद आता है हिंद महासागर, और फिर आता है आर्कटिक महासागर। देखिए जो प्रशांत महासागर है ना, पैसिफिक ओशन, वो सबसे बड़ा है, 1/3 भाग पर है। ये वृत्ताकार है, मैंने आपको बताया था लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, इस अटलांटिक महासागर है वो एस आकार का है। इसकी तटरेखा दंतुरित इंडेंटेड है, मतलब टूटी टूटी सी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, गहराई कम हो जाती है और जो पोर्ट्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, उन आराम से आ जाते हैं, नेचुरल पोर्ट बन जाते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक पत्तन। और ये जो अटलांटिक ओशन है सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग यहाँ पर है। और हिंद महासागर पहला ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। मतलब इंडिया का जो ज़्यादा पार्ट है वो इंडियन ओशन को कवर करता है, उधर पे आता है, इसलिए जो उसका नाम ही इंडिया किसी देश के नाम पर रख दिया गया, इंडियन ओशन। प्राउड फील करिए। बाकी कोई कॉन्टिनेंट इतना महासागर में नहीं आता। और जो हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशन है, वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। जो आर्कटिक महासागर है वो प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से, बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ता है। वो मैंने आपको समझा दिया था मैप में। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल। देखिए वायुमंडल जो हमारे आप ऊपर दिखते हैं ना, आपको खाली स्पेस दिखता है, हवा हवा दिखती है, वो वायुमंडल है। ये पूरा 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई पर वायुमंडल ही आता है।
वायुमंडल के आयतन के अनुसार उसमें खूब सारी गैसें होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी अदर गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जो सिर्फ 1% होती हैं। वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं। सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे हमारा प्लेन उड़ रहा है। उसके ऊपर होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे हमारी ओजोन लेयर होती है। उसके ऊपर होता है मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। उसके ऊपर होता है आयनमंडल, थर्मोस्फेयर। उसके बाद बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, जहाँ पर हमारी वो सैटेलाइट्स वगैरह चलेंगी। तो देखिए आप इन्हें याद कैसे कर सकते हैं। बीच का जो है मध्यमंडल, मेसोस्फेयर मतलब बीच का पार्ट मध्यमंडल। सबसे ऊपर क्या है, वायुमंडल, बहिर्मंडल मतलब जो सबसे बाहर है। नीचे हमारा क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है और बहिर्मंडल से नीचे आयन मंडल है, जहाँ आयंस होते हैं। इसको मैं और डिटेल में आगे के चैप्टर्स में है, मैं आपको बताऊंगी। अब हम दूसरा देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है ना, वो हमारी सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है, सबको पता है। नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी होती है, वो प्राणियों में वृद्धि के लिए मतलब बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म रखती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो गर्मी को ले लेती है और टेम्परेचर को गर्म बनाए रखती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल का घनत्व जो होता है ना, वो चेंज होता रहता है। जब समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, मतलब डेंसिटी जो होगी हवा की, वो जो ओशन वाला पार्ट है उस पे सबसे ज़्यादा होगी। ऊपर जाने पे ना वायु का घनत्व कम होता जाएगा। इसलिए आप जब ऊंचाई पे जब चढ़ते हैं पर्वत पे, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमें काफ़ी ऊंचाई पर ले जाना पड़ता है। ऊंचाई आप जाते आएंगे तो तापमान घटता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा और जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। मैंने आपको कई बार बताया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। देखिए जीव मंडल, बायोस्फीयर क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जहाँ जीवन होता है, जहाँ स्थल, जल और हवा तीनों मौजूद होते हैं। यहाँ पर कई सारी प्रजातियां, स्पीसीज होती हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। मतलब आप किसी एक भी चीज को अगर नुकसान पहुंचाएंगे, तो दूसरे जो है हमारा, उसको एनवायरमेंट उसको नुकसान पहुंचेगा ही। अगर आप पेड़ काटते हैं तो मिट्टी जो होगी उसका कटाव होगा, ठीक है, उसकी उसकी वजह से बाढ़ आएगी और वो पानी को नहीं रोक पाएगी। मतलब कहीं न कहीं आप एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसकी मात्रा में वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री वगैरह की वजह से और इससे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपको पता होगा कि हमारे जो बर्फ है वो बड़ी मात्रा में पिघल रही है। मतलब हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। तो तीनों परिमंडलों के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब देखिए जो अर्थ है उसके जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड हैं, कि इतने ही रिसोर्सेज हैं। अब क्या है, हर किसी को अमीर बनना है, हर किसी को जहाज चाहिए, हर किसी को कार ज़्यादा चाहिए, लैंड ज़्यादा चाहिए। तो सबको ज़्यादा कैसे मिल पाएगा? तो ज़्यादा अगर सब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे, आगे के लोगों के लिए बचेंगे ही नहीं है, इतने पॉल्यूटेड हो जाएंगे। तो हमें अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड रखना चाहिए, उतना जितना ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए होना चाहिए। तो इससे जो आगे की पीढ़ी है वो भी अच्छे से रह पाएंगी, वरना वो नहीं रह पाएंगी। गांधी जी ने भी कहा है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आपको सस्टेनेबल लाइफ जीनी चाहिए इन्वायरमेंट के साथ। तभी आप जो अर्थ है लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह पाएगी, मतलब चल पाएगी, अदरवाइज वो नहीं चल पाएगी। तो ये आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है। पृथ्वी के जो संसाधन है उनको सीमित उपयोग करना है, हद से ज़्यादा उनको यूज़ नहीं कर लेना है कि अर्थ की लाइफ ही ख़त्म हो जाए। अब अ, ये जो है ये वन डे एग्जाम्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, फैक्ट वाले। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जो 1953 में चढ़े थे, एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के। इसके बाद तेंजिंग नॉर्वे शेरपा भारत के थे, वो पहली बार चढ़े थे। और जो पहली महिला कौन थी चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे, जुंगो ताबेई, जापान की थी, 1975 में चढ़ी थी। और भारत की बछेंद्री पाल 1984 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, महिला भारत की। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ इन वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दूसरों के साथ, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है, या आप जब एक्सरसाइज करें तब कुछ नहीं समझ आया, अगर आपको कोई भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना झिझक के। आई एम रेडी टू हेल्प यू। और अगर कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, और बस प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच।